Hello everyone. In the last lecture, we have discussed some basic concepts in partnership final account. Partnership के कुछ फीचर्स हमने देखे. आज हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट. और उसमें जो कंटेंट है उसका मीनिंग समझेंगे हम. लेट मी शेयर विथ यू सम e-book. This is page number 15 and we are starting with various steps in accounting. Okay, so we will see it one by one. तो अकाउंटिंग करते समय क्या क्या स्टेप्स है, ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में हमने इसे लर्न किया हुआ है. ठीक है, सो वेरियस स्टेप्स इन अकाउंटिंग. तो 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा, सबसे पहले वी प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज. जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको जर्नल एंट्री में हम रिकॉर्ड करते हैं या हम रिकॉर्ड करते हैं उनको सब्सिडरी बुक में. ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप आ जाता है हमारे सामने. नेक्स्ट, जर्नल एंट्री से हम पोस्टिंग करते हैं, लेजर में ट्रांसफर किया जाता है और लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होता है. जो भी लेजर के बैलेंसेस हमको मिलते हैं, सारे के सारे जो डेबिट बैलेंस हैं वो हम ट्रायल बैलेंस में एक साइड में लिखते हैं, डेबिट डेबिट साइड में, और क्रेडिट बैलेंस को एक साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में. ठीक है, तो जो डेबिट साइड रहेगा बेसिकली वो हमारी तरफ से लेफ्ट हैंड साइड में हम मेंटेन करते हैं और जो क्रेडिट साइड है वो हम राइट हैंड साइड में मेंटेन करते हैं. ओके, तो ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए? अल्टीमेटली हमने 11th स्टैंडर्ड में बनाया भी है. ट्रायल बैलेंस लास्ट में टैली होना चाहिए. इफ इट इज टैली तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज करेक्ट इन नेचर. ठीक है, तो टैली होना चाहिए और लास्ट में ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. जब हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे 11th स्टैंडर्ड में भी, आपको पता है कि फाइनल अकाउंट में हमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं. तो दो अकाउंट है, एक है ट्रेडिंग अकाउंट एंड अनदर वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये अकाउंट के अलावा हमें क्या बनाना पड़ता है? स्टेटमेंट बनाना पड़ता है विच इज नोन एज बैलेंस शीट. ठीक है, तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, वो अकाउंट नहीं है. दो अकाउंट और एक स्टेटमेंट, ये हमको प्रिपेयर करना पड़ता है. ठीक है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, financial year start on 1st April and ends on 31st March. तो हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की बात करें. फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? 1 ईयर का पीरियड, 12 मंथ का पीरियड. ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर एज पर इनकम टैक्स बताया है 1st अप्रैल टू 31st मार्च. तो फ्रेंड्स, ये कैलेंडर ईयर क्यों नहीं लिया? जैसे हमारा कैलेंडर ईयर होता है वो स्टार्ट होता है जनवरी में, एंड होता है दिसंबर. तो हमारे लिए भी सिंपल हो जाता था समझने के लिए. हमारा जैसे एकेडमिक ईयर रहता है कॉलेज में या स्कूल में, एकेडमिक ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है जून से, और समर वेकेशन को कंसीडर करें हम लोग तो मई तक वो जाता है. ठीक है, तो इसको हम एकेडमिक ईयर बोलते हैं. बट जो फाइनेंशियल ईयर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एज पर दी इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये 1st अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31st मार्च को ओवर हो जाता है. तो ऐसा क्यों, यही क्यों डेट लिया गया? तो इसके पीछे रीजन क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट जो अपना फाइनेंशियल बजट पास करता है, तो वो कब पास करता है? वो 31st मार्च तक के लिए पास करता है, जिसका इम्प्लीकेशन 1st अप्रैल से होता है. मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेसमैन, हर एक जो फर्म है वो चाहता है कि नेक्स्ट ईयर का वो प्लानिंग करे तो न्यू बजट के साथ करे. और जो न्यू बजट है वो लॉन्च होता है 1st अप्रैल से 31st मार्च का. तो बजट के साथ ही सारे लोग जाते हैं. इसके लिए यहाँ पर 1st अप्रैल टू 31st मार्च का फाइनेंशियल ईयर कंसिडर किया जाता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है, तो नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है वो एक बार देख लेते हैं हम. फाइनेंशियल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द फॉलोइंग वेरियस पर्पस. फर्स्ट है टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. ये कहाँ मिलेगा आपको? आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट में मिलेगा. तो आप ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस देख सकते हैं. टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये कहाँ मिलेगा? ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिल जाएगा लास्ट में. टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कितना असेट है और कितना लायबिलिटी है, ये आपको बैलेंस शीट से पता चलता है. टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटेड, कितना पैसा लेना बाकी है, कितना पैसा देना बाकी है. ठीक है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. तो ये आपको डेटर
और क्रेडिटर असेट्स और लायबिलिटीज में से मिल जाएगा। टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट्स फॉर फ्यूचर प्लानिंग, आपको आगे क्या स्टेप्स लेना है, आपका एक्शन क्या होगा, आपकी पॉलिसी क्या होगी, वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट क्या है, कितना है और आप कैसे अर्न कर रहे हैं। तो ये सब कैसे पता चलेगा, अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद। वेरियस अकाउंट्स जब आप प्रिपेयर करते हो उसके ऊपर ही आप प्लानिंग कर सकते हो कि आगे आपको कैसे बिजनेस को रन करना है। टू फाइंड द सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेस मतलब आपके बिजनेस में कहां कहां से पैसा आया ये जानना। जैसे शेयर कैपिटल से पैसा आ रहा है, अगर एक कंपनी है, अगर आप एक प्रोपराइटर हैं तो ओनर जो है वो पैसा दे रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स पैसा ला रहे हैं, ठीक है। तो ये सोर्सेस है। या आप लोन भी ले सकते हैं, बैंक से आपने लोन लिया हुआ है या रिलेटिव से वगैरह से लोन लिया हुआ है तो वो लोन का अमाउंट आ जाएगा, ये भी क्या है, सोर्सेस है, पैसा कहां से आया। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब ये पैसा आप कहां पे लगा रहे हैं। आपने असेट में पैसा लगाया तो फिक्स्ड एसेट में कितना है, ठीक है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल में, जो करंट एसेट की हम बात करते हैं, तो वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगाया, तो ये एप्लीकेशन है। ओके, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, अच्छा प्रॉफिट ढूंढते हैं, क्यों ढूंढते हैं, ताकि आपको गुडविल का पता चले। जब भी आपको किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है या किसी को आपको निकालना है या किसी दूसरे फर्म को परचेस करना है या इसी फर्म को रिकंस्ट्रक्ट करना है, मतलब ये फर्म समझ लीजिए सिक यूनिट था, फिर से हम लोग को इसको रीऑर्गेनाइज करना है, तो हमको इसको गुडविल जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे समय पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना चाहिए। टू कैलकुलेट वेरियस टैक्सेस ऑफ फर्म्स लाइक इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपको पे करना है तो ऑब्वियसली आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट आपने अर्न किया और कैसे अर्न किया, ठीक है। तो इसके लिए हमें नीड होती है फाइनल अकाउंट की। तो ये एक क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया यहाँ पे, व्हाट आर द नेसेसिटीज टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। अभी हम सबसे पहला आइटम इसमें लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये हमारा रूल था, बराबर है। तो ये रूल इसके ऊपर अप्लाई होता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसका जो भी डेबिट साइड का आइटम होगा वो एक्सपेंसेस या लॉसेस शो करेगा और जो क्रेडिट साइड का आइटम्स होगा वो इनकम शो करेगा, ठीक है। Trading account is opened in the trading organization for the purpose to find out the gross profit or gross loss। अच्छा, क्यों बनाया जाता है और कहाँ बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, तो ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है। मतलब जहां अभी दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रहता है जो गुड्स को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, मैन्युफैक्चर करता है, और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सिर्फ गुड्स परचेस करता है और सेल करता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि उनको पता चले कि उनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और ग्रॉस लॉस कितना है, ठीक है। इन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में क्या होगा, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये रिकॉर्ड किया जाएगा। और क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, ऑल डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इफ द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है जो कि इनकम का पार्ट ज्यादा है तो आपको क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है मतलब एक्सपेंसेस या लॉसेस ज्यादा है तो आपको ग्रॉस लॉस होगा, ठीक है। तो ये हमने 11th स्टैंडर्ड में किया है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो एक एक करके हम सारे आइटम्स देख लेते हैं। आप देखिए, ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग स्टॉक क्या है यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक मतलब ऐसा स्टॉक जो पिछले साल हम लोग ने सेल करने के लिए रखा था बट सेल नहीं हुआ, तो इस साल वो क्या बनेगा, ओपनिंग। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम दिस ईयर्स ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ये आप कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में इसको मेंशन किया जाता है। परचेसेस एक्सपेंसेस है आपका, आपने रॉ मटेरियल परचेस किया है या फिनिश गुड्स परचेस किया है तो वो आपको यहाँ पर डिनोट करना है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब गया, आया था इसलिए गया, तो आया था गया मतलब इसको क्या बोलेंगे, परचेस रिटर्न, ठीक है। तो जो परचेसेस आपने किए थे, आपके मनपसंद के गुड्स नहीं थे, आपको अच्छे नहीं लगे या सैंपल के हिसाब से नहीं थे, तो आपने उसे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो इसको आप क्या करेंगे, लेस फ्रॉम परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है।
कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड, कैरिज का मतलब क्या होता है? कैरिज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, जो आप पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो फैक्ट्री है वो घाटकोपर एरिया में है, बट मेरा जो रॉ मटेरियल आता है वो सीएसटी से आता है। तो मेरा जो रॉ मटेरियल है उसको कैरी करने के लिए मैं कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट यूज करूंगा। सपोज मैंने ट्रक यूज किया तो ट्रक में क्या होगा, वो लोड होगा, ठीक है, और वहां से वो कैरी करके मेरे फैक्ट्री तक पहुंचाएगा। तो यहां तक आने का जो भी खर्चा होता है उसको मैं क्या बोलूंगा, कैरिएज। और ये कैरेज परचेसेस पे हुआ था, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। अगर यही कैरेज सेल्स पे हुआ होता, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल, सपोज मेरा कोई कस्टमर रहता है डोंबिवली, उसने घाटकोपर से कोई गुड्स परचेस किया और बोलता है भाई मुझे फ्री होम डिलीवरी दे दो। मैंने बोला ठीक है, फ्री होम डिलीवरी दे देंगे। तो मैंने एक टेम्पो किया, उसका जो भी गुड्स था मैंने डोंबिवली तक पहुंचाया। तो ये जो सेल करने का कॉस्ट मुझे लगा, कैरिंग कॉस्ट, उसको मैं क्या बोलूंगा, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड आपको किस पे समझना है, परचेसेस पे, और कैरेज आउटवर्ड किस में, क्या समझना है आपको, सेल्स पे, यस। तो जब हमको एग्जाम में सिर्फ कैरेज दिया होता है, कभी कभी सिर्फ कैरेज दिया होता है, ना इनवर्ड ना आउटवर्ड, तो आपका जनरल एजम्पशन ये कहेगा कि आपको इसको कैरेज इनवर्ड कंसीडर करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेट। फ्रेट भी सेम होता है, कुछ नया नहीं है, कैरेज की जैसा ही है। पहले ऐसा होता था कि जैसे हम कोई गुड्स को इंपोर्ट करते थे तो उसका जो इंपोर्ट या शिपिंग बिल हम लोग बोल सकते हैं, तो जो शिपिंग का कैरी खर्चा होता था उसको हम लोग फ्रेट बोलते थे, बट ये कॉमन हो गया आज की तारीख में। तो कैरेज बोलो या फ्रेट बोलो, बोथ आर सेम। डॉक चार्जेस, डॉक क्या होता है, जहां पर आपका गुड्स उतरता है डॉक अथॉरिटी पे, जिसको हम बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस जगह पर रखने के लिए भी चार्जेस लगता है। आपका माल आएगा तो ऐसा नहीं कि आप जैसे ही आपका गुड्स उतरा और आप लेकर के चले गए, ऐसा नहीं। वहां पर वो गुड्स हो सकता है 1-2 दिन तक रहे, जब तक आप सारी चीजें क्लियर नहीं करते हैं तब तक वो गुड्स आपको मिलेगा नहीं। तब तक के लिए उसका रेंट वगैरह हमको पे करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब क्या होता है, टैक्स। तो जो कस्टम अथॉरिटीज हैं वहां पर जो गुड्स की चेकिंग वगैरह करते हैं, जब आपका गुड्स इंपोर्ट हुआ तो पोर्ट के ऊपर क्या होंगे, कुछ कस्टम अथॉरिटीज रहेंगे जो गुड्स को चेक करेंगे, क्लियरेंस करेंगे, तो वो टैक्स आपको पे करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो ये भी एक्सपेंस है परचेसेस से रिलेटेड। वेजेस, प्रोडक्टिव। वेजेस, वेजेस क्या होता है, वेजेस का मतलब जो हम वर्कर को पे करते हैं ऑन द डेली बेसिस, ठीक है ना, मजदूरी। तो ये जो वेजेस है वो प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम आया है, ठीक है, जो एक्चुअली वर्कर काम कर रहे हैं उनको हमने पे किया, इसके लिए इसको क्या बोला गया, प्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है। दूसरा वेजेस देखो यहाँ पर लिखा है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। तो चाहे मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हो या प्रोडक्टिव वेजेस, दोनों कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरी। अब इसमें सैलरी वर्ड तो आया है बट फर्स्ट वर्ड कौन सा है, वेजेस है, तो हम लोग फर्स्ट वर्ड के साथ में जाएंगे। तो वेजेस से फर्स्ट वर्ड है, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, ये भी टैक्स है जो इंपोर्ट के ऊपर लेवी किया जाता है। तो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है कि आप कितने गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर कोटेशन होता है, और जो भी गुड्स आप इंपोर्ट करोगे उसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ता है फ्रेंड्स, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। नेक्स्ट कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सब कहाँ यूज होता है, ये सब यूज होता है फैक्ट्री में, ठीक है। मोटिव पावर क्या है, ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी पावर जो फैक्ट्री में यूज होती है मशीन को रन करने के लिए, ठीक है। बाकी सबके बारे में आपको पता है, तो ये फैक्ट्री में यूज होता है, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रॉयल्टी ऑन परचेस ऑफ प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स पहले समझ लेते हैं ये वर्ड रॉयल्टी है क्या। रॉयल्टी क्या होता है, जब भी कोई साहित्यकार या कोई लेखक है, मतलब बुक राइटर हो गया, उसने कुछ नया पोयम लिखा है या कोई न्यू स्टोरीज लिखी हुई है, या कोई सिंगर है उसने गाना गाया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये अपने पब्लिशर के साथ में एक एग्रीमेंट करते हैं। इन्होंने जो ये लिखा हुआ है उसको तो ये सेल करते ही हैं, बट जो पब्लिशर है, सब फॉर एग्जांपल मैं बेस्ट एग्जांपल लेता हूं, जेके रोलिंग, जिन्होंने क्या लिखा हुआ है आपको पता है, हैरी पॉटर की बुक लिखी हुई है। तो हैरी पॉटर की जब बुक लिखी गई थी तभी नहीं पता था कि ये वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस हो जाएगी। फिर भी जेके रोलिंग ने क्या किया,
जब इसको लिखा और पब्लिशर को दिया तो उनका जो इनिशियल फीस रहता है वो तो उन्होंने लिया ही लिया, बट एक एग्रीमेंट होता है कि इस बुक की जितनी कॉपीज प्रिंट होगी, जितना प्रोडक्शन होगा, हर एक बुक के ऊपर उनका कुछ परसेंटेज होगा, शेयर होगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज 1%, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, 1%, 2%, 0.1%, जैसा भी होगा। तो उनका एक एग्रीमेंट किसके साथ होता है? पब्लिशर के साथ होता है कि समझिए 10,000 कॉपी के ऊपर भी का, तो हर एक कॉपी के ऊपर उनको 1% का फीस चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी, ठीक है ना। जैसे सिंगर है, सिंगर ने गाना गाया, तो जब जब ये कैसेट्स बनेंगी उनकी, ठीक है, तो हर एक प्रोडक्शन ऑफ कैसेट पे क्या देना पड़ेगा? रॉयल्टी देना पड़ेगा। तो इसमें मुझे याद आता है अमिताभ बच्चन के जो डैडी हैं, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, तो वो एक पोएट थे, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, और जिसकी वजह से जो भी पब्लिशिंग हाउस उनकी कविताओं को पब्लिश करता है, उनको पहले रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, और वो रॉयल्टी का अमाउंट किसको मिलता है? अमिताभ बच्चन को मिलता है, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन ऑब्वियसली अभी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो ये रॉयल्टी किस पे की जाती है? प्रोडक्शन पे। तो ये हमारा प्रोडक्शन का खर्चा है। प्रोडक्शन का खर्चा है मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग का मतलब क्या होता है? जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस करते हो, जैसे आपने बिस्किट्स प्रोड्यूस किया, जैसे पार्ले जी का एग्जांपल लेते हैं, तो बिस्किट के प्रोड्यूस होते ही उसको वो क्या करते हैं? प्लास्टिक में रैप करते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा? जो ह्यूमिड एनवायरमेंट है इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? नरम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो, वो क्रंच उसमें बना रहे, इसके लिए उसको प्राइमरी पैकिंग की जाती है, तो ये भी प्रोडक्शन का हिस्सा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री में जो लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, हीटिंग यूज हो रहा है, तो इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में डालेंगे। नेक्स्ट इज फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स। अगर सिर्फ रेंट एंड रेट्स दिया होता तो हम इसको ऑफिस का कंसीडर करते थे और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर के जाते थे, बट यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है फैक्ट्री। अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये खर्चा किसके लिए हुआ है? फैक्ट्री के लिए हुआ है, तो आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड डालना पड़ेगा। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, फैक्ट्री इंश्योरेंस। सिर्फ इंश्योरेंस दिया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखता था, लेकिन यहाँ पर लिखा है फैक्ट्री इंश्योरेंस, इसका मतलब क्या हो गया? इट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ये आएगा। वर्क मैनेजर सैलरी। अब ये पहला वर्ड तो यहाँ पर देखो आपके सामने आता है सैलरी। तो ये जो सैलरी बोला गया है, ये किसका सैलरी है? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिर्फ सैलरी दिया होता तो हम कहां लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे, ठीक है। लेकिन सिर्फ सैलरी नहीं दिया, क्या दिया है? मैनेजर सैलरी। और वो मैनेजर कौन सा है? वर्क मैनेजर। तो अकाउंटिंग के लैंग्वेज में ये वर्क है, वर्क को हम बोलते हैं फैक्ट्री, वर्क को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री। तो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहते हैं? फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। ऐसा मैनेजर जो कहां काम करता है? फैक्ट्री में काम करता है, और उसको हम क्या पे कर रहे हैं? सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, फैक्ट्री का एक्सपेंस है, तो पीएनएल अकाउंट सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। क्रेडिट साइड के आइटम देख लेते हैं। पहले हमको क्या दिया हुआ है? सेल्स। तो आपने जो भी डायरेक्ट सेल किया हुआ है आप उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो भी सेल्स में से आपने रिटर्न कर दिया, जो गुड्स आपको पसंद नहीं आए, सॉरी जो आपने सेल किया हुआ था, जो गुड्स कस्टमर को पसंद नहीं आए, कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया, तो अब वो आपका सेल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें से लेस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? रिटर्न इनवर्ड, या आप दूसरे लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब आ रहा है, हमने बाहर भेजा था अब आ रहा है, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? सेल्स रिटर्न। तो नेट सेल्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड को लेस करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए आपके सामने, ये जो एरिया है, क्या लिखा है इसके अंदर? गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, और गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। ये सारे केसेस में गुड्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गया। हमने देखिए डेबिट साइड में जब परचेसेस लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? परचेसेस, ठीक है ना।
डेबिट साइड में जब हमने परचेस लिखा था मतलब क्या होता है, गुड्स आ रहा है, तो जब गुड्स आया तो आपने क्या किया, डेबिट किया। तो ये सारे केसेस में, इवन सेल्स को भी आप ले लीजिए, ठीक है ना, सेल हो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट हो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हो, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट हो, गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर हो, ये कोई भी केस हो, इसमें गुड्स ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गया है, बाहर गया है, इसके लिए हमने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा है, ठीक है। तो इसका रीजन यही है। तो जब भी आपको गुड्स लॉस्ट बाय फायर आए, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट हो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हो, या गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट हो, या पार्टनर गुड्स लेकर के गए हो, कोई भी केस हो, गुड्स जब भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएगा हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट में क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो जो भी गुड्स आपका बचा है, तो जो भी गुड्स आपका यहां पर बचा हुआ है वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो जैसे ओपनिंग स्टॉक को आप डेबिट में लिखते हो, वैसे क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो गुड्स सेल करना रह गया, ठीक है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है आपका। मूविंग फॉरवर्ड, जब इतना आप कर लेंगे, सारे ट्रीटमेंट हो गए, तो आप देखेंगे आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपका इनकम ज्यादा है, तो आप दोनों साइड में, बोथ द साइड, उसको लिखेंगे, ठीक है। और डेबिट के सारे जो अमाउंट है इसमें से ये सारे अमाउंट को लेस कर देंगे और आपको क्या मिलेगा यहां पर, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर डेबिट साइड का वैल्यू ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस लॉस, ठीक। तो ये 11th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से अलग क्यों है, तो हमको एक बात समझनी है, ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनकम होते हैं। तो ये डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन परचेस से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, उसको हम डायरेक्ट इन नेचर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये एक्सपेंडिचर इनकम हमने कंसिडर नहीं किया तो हम प्रोडक्शन कर पाएंगे नहीं, इसलिए इसको डायरेक्ट बोला जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज होता है। कहां यूज होता है, प्रोडक्शन में। वेरेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के सारे जो आइटम है ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, इसलिए इसको सेपरेटली लिखा जाता है, ठीक है। अगर इसमें से कोई एक्सपेंस हमने बंद कर दिया तो हमारा प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, सेल्स रुक सकता है लेकिन प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस इनकम थे वो हमने कहा लिख दिया, वो हमने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो एक एक करके अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट आइटम इज व्हाट, सैलरीज। सैलरी किसको पे करते हैं, ऑफिस में जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी पे किया जाता है, तो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो कहां आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज एंड वेजेस, भले यहां पे वेजेस लिखा है लेकिन फर्स्ट वर्ड कौन सा है, सैलरी, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, पेड टू एम्प्लॉइज। रेंट एंड रेट्स, किसका, ऑफिस का रेंट एंड रेट्स। इंश्योरेंस, किसका इंश्योरेंस, ऑफिस का इंश्योरेंस। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, ये आप ऑफिस में यूज कर रहे हो वो इलेक्ट्रिसिटी है। ऑफिस का टेलीफोन का चार्जेस या पोस्टेज का चार्जेस, जो हम लोग पोस्टल चार्जेस पे करते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग का जो खर्चा आपको लगा है वो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग जो सेल्समैन आपने रखे हुए हैं, जो वेरियस एरियाज को कवर करते हैं, अलग अलग एरिया में जाते हैं, तो वहां जाने के लिए आप उनको कुछ अलावेंसेस देते हो, ये जो अलावेंसेस है वो क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। डेप्रीशिएशन ऑन एसेट, एसेट के ऊपर क्या है, डेप्रीशिएशन। आप 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, डेप्रीशिएशन मतलब जहां पर एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है, तो उसकी वजह से हमको लॉस होता है, लॉस होता है, इसके लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। लोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस कभी कभी सेपरेटली पे करना पड़ता है। ये क्या होता है लोडिंग चार्जेस, जब आप लोड करवाते हो सामान, एक्सपोर्ट करना है तो आपने शिप में लोड करवाया, या आपको बाय रोड वे से जाना है तो आप ट्रक वगैरह ट्रॉली वगैरह में क्या करते हो, लोड करवाते हो, तो लोडिंग चार्जेस आ गया।
ऑडिट फीस, ऑडिटर जो होता है चार्टेड अकाउंटेंट, तो उसको बुला करके हम लोग अपना पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करते हैं, चेक करवाते हैं, तो उसका जो फीस बनता है उसको हम बोलते हैं ऑडिट फीस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस क्या होता है, हमारा जो स्टाफ है उनको कुछ रिफ्रेशमेंट हमने कराया होता है, कभी कभी ऑफिस में छोटी मोटी पार्टी होती है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया, केक वगैरह मंगा दिया, सबके लिए कुछ थोड़ा नाश्ता मंगा दिया है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ गई, ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो ये भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस हो गया। रिपेयर्स रिन्यूअल किसका, ऑफिस का। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो भी इधर ही आएगा। सन्ड्री एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री मतलब कुछ एक्सपेंसेस, ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस वगैरह आ गया। कन्वेंस, कन्वेंस क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉय को हमारे ऑफिस से घर तक, घर से ऑफिस तक आने जाने का जो हम लोग ट्रैवलिंग का एक्सपेंस पे करते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वेंस, ठीक है। तो वापस से समझ लो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो सेल्समैन को पे किया वो अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि हम लोग ने तो उसको एरिया कवर करने के लिए दिया। अभी भले वो एम्प्लॉय रहता होगा कांजूर मार्ग में, लेकिन हम उसको देते हैं सारा वेस्टर्न साइड का एरिया, कोलाबा का, नरीमन पॉइंट का, ग्रांट रोड का, ठीक है, फिर चरनी रोड का, ऐसे हम लोग उनको एरिया देते हैं। तो फिर क्या होता है, वहां पर जाने के लिए उसको कुछ कॉस्ट तो लगेगा, तो वो हम उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे करते हैं। बट जो हमारा एम्प्लॉय हमारे ऑफिस से उसके घर तक, उसके घर से हमारे ऑफिस होता है ना, बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन के रेलवे पास दे देती है अपने एम्प्लॉय को, क्योंकि वो डेली ट्रैवल करते हैं, बराबर है। तो ये क्या हो गया, कन्वेंस हो गया। लॉस बाय फायर, अच्छा, गुड्स में आग लग गई और उससे कोई नुकसान हो गया, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज का गुड्स था और हमने उसका इंश्योरेंस निकाला था, ठीक है, उसमें आग लग गई तो 10,000 का गुड्स जल गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है वो हमें 6,000 रुपीज देगी, तो एक्चुअली हमारा लॉस कितना हुआ, 4,000 का। तो वो जो 4,000 है आपको यहाँ लॉस बाय फायर में इंडिकेट करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे 4,000, ठीक है, क्योंकि आपका एक्चुअल लॉस जो है वो कितने का हुआ है, 4,000 को है। सेम लॉस बाय थेफ्ट होगा तो भी ऐसे ही, लॉस इन एक्सीडेंट होगा तो भी सेम, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये एडवर्टीजमेंट हो गया, या तो आप उसको एडवर्टीजमेंट में ऐड कर दीजिए या प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में शो कर दीजिए। तो आपने एक एडवर्टीजमेंट किया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री में आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। कमीशन अलाउड और गिवन, गिवन, कमीशन गिवन आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट दिया, आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। अलावेंसेस, आपने कोई अलावेंस पे किया है, अलावेंस मतलब एक्स्ट्रा किसी का आपने रीइंबर्समेंट वगैरह किया, जैसे अभी भी हमने बात किया कि ट्रैवलिंग का अलावेंस पे किया गया, या कोई कोई कंपनी पेट्रोल अलावेंस देती है, ठीक है। तो जो भी टाइप का अलावेंस होगा, तो वो अलावेंस कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, लॉस है, एक्सपेंस है, इसके लिए डेबिट किया है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का जो सेल से रिलेटेड खर्चा हो जाता है वो आप यहां पर लिख देंगे। कैरियज आउटवर्ड, हमने ऊपर बात की थी ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज इनवर्ड की, ये जस्ट उसका अपोजिट है, कैरेज आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब ऐसा कैरेज जो आपने सेल्स के समय पे किया, कौन से टाइम पे किया, सेल्स के समय। तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपके लिए एक्सपेंस है, सेल्स के लिए आपने पे किया, इसके लिए पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। कैरियज आउटवर्ड, ट्रेडिंग में हमने डिस्कस कर लिया था, ऐसा कैरियज जो आपने सेल्स के टाइम पे किया है, तो यहां पर आ जाएगा। सेल चार्जेस, सेल करने के लिए आपने किसी को कोई चार्जेस छोटा मोटा अमाउंट पे कर दिया, ठीक है, ये थोड़ा कमीशन से अलग हो जाता है, बट होता है कि एजेंट के अलावा आपने सेल्स करने के लिए किसी को कुछ अमाउंट पे किया, तो सेल चार्जेस। बैड डेट्स, ऐसे डेटर जिन्होंने हमें पैसा देने से मना कर दिया, तो ये बैड डेट्स हो गया, और बैड डेट्स हमारा क्या है, लॉस है, इसके लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के लिए आपने टैक्स पे किया, तो ये पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट टैक्सेस, टैक्सेस अगेंस्ट भाई ड्यूटीज पे कर रहे हैं आपने। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस दिया है तो कहां जाएगा, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस को आप ध्यान से सुनिए समझिए। ट्रेड एक्सपेंस क्या है, तो सबसे पहले ट्रेड वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रेड वर्ड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज,
ठीक है, फॉर मनी और मनी इज वर्थ, मतलब ट्रेड, आप गुड्स ले रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो ये परचेस और सेल दोनों के ही टाइम पे ट्रेड का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये बोल नहीं सकते कि सर ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ लिखेंगे या पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे, ये दोनों जगह आ सकता है। तो करें क्या, तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया कि ट्रेड एक्सपेंस आएगा, ट्रायल बैलेंस में आपको सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिखेगा, उसके साथ जनरल एक्सपेंस नहीं है, ऑफिस एक्सपेंस नहीं है, सैलरी एक्सपेंस नहीं है, मिसलेनियस एक्सपेंस नहीं है, कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है, जनरल एक्सपेंस। तो आप इसको कहां लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां लिखना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंस दिया है और उसके साथ में ये सारे आइटम है, कौन कौन से आइटम है, जनरल एक्सपेंस हो गया, सन्ड्री एक्सपेंस हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, ये सारे में से कोई भी एक है, तो ट्रेड एक्सपेंस कहां चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, और बाकी जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमें लिखना रहेगा। ठीक है, तो एक जनरल एजम्पशन मैंने आपको बता दिया। आप समझो कि ट्रेड एक्सपेंस का जो रियल हाउस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लेकिन जैसे उसकी सौतन आ जाएगी, सौतन मतलब सेकेंड वाइफ, है ना, तो सौतन आ जाएगी, तो वो दोनों एक ही घर में रह सकते हैं नहीं है। सौतन कौन है उसकी, तो ट्रेड एक्सपेंस के साथ में क्या रहेगा, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है ना, इसमें से कोई एक्सपेंस रहेगा, तो ट्रेड एक्सपेंस कहां चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, और बाकी सारे आइटम कहां आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लीगल चार्जेस, व्हाट इज लीगल चार्जेस, जो आपने एडवोकेट वगैरह को पे किया, जैसे एग्रीमेंट वगैरह हमको कुछ बनाना पड़ता है तो लीगल चार्जेस पे करते हैं। प्रोफेशनल चार्जेस, कोई प्रोफेशनल फीस वगैरह पे की गई है, ठीक है। बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट किया, उसका कुछ काम, उसने कुछ काम किया होगा हमारा, इसके लिए बैंक चार्जेस आया। सॉलिसिटर्स, सॉलिसिटर्स क्या होता है, अगेन एडवोकेट, तो एडवोकेट का कुछ फीस हमने पे किया है, वो यहाँ पे आ जाएगा सॉलिसिटर्स, एडवोकेट मतलब वकील, ठीक है। सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, सेकेंडरी सेकेंडरी, ऊपर हमने प्राइमरी पैकिंग की बात की, अभी कौन सी पैकिंग है, सेकेंडरी पैकिंग की बात कर रहे हैं। तो सेकेंडरी पैकिंग क्या होता है, जब हम गुड्स को सप्लाई करते हैं उस समय उसको एक बड़े से कार्टन में रखते हैं, या और कोई आपने देखा होगा जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो वो ऐसे का ऐसे हमारे पास नहीं आता, उसको एक बॉक्स में पैक करके हमें दिया जाता है, तो वो जो आउटर कवरेज है उसका, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग, और ये सेल्स के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट आपने क्या किया, बेच दिया, सपोज 1 लाख का आपके पास मशीन पड़ा था, आपको अभी ऑफिस में जरूरत नहीं है, तो आपने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो उससे जो फायदा या लॉस हुआ वो आपको कहां लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, ठीक है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट डेबिट में आया, क्योंकि ये लॉस था, अगर ये प्रॉफिट होता तो हम कहां लिखते थे, क्रेडिट साइड में लिखते थे। लास्ट में नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कब आएगा, जब आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है। तो डेबिट साइड के सारे आइटम्स ओवर हो चुके हैं, हम लोग क्रेडिट साइड में देखते हैं। तो क्रेडिट साइड में ये इनकम हमें लिखना है, तो ये कौन से इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम हम किसको बोलेंगे, जो हमारे कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, हमारा जो मेन बिजनेस है वो क्या है, गुड्स को सेल करना, तो सेल से अलग जो कोई भी इनकम हमें आता है ना, ऐसे इनकम जो सेल्स के थ्रू नहीं आए हैं, अदर देन सेल्स हैं, जैसे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा कमीशन रिसीव्ड, हमने किसी का कोई काम किया, हमें कमीशन मिला। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला, फायदा हुआ। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। तो कोई भी टाइप का इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड क्या होता है, जो हम लोग को शेयर शेयर में मिलता है, हम लोग किसी कंपनी का शेयर परचेस करते हैं, तो साल खत्म होने के बाद उस कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसका एक हिस्सा हमें मिलता है, जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, कहीं से हमें रेंट मिला। सन्ड्री मिसलेनियस रिसीट्स, और भी कोई छोटी मोटी इनकम हमको हुई। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, तो ये कब मिलेगा आपको, जब आपका असेट आपने क्या किया, उसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में सेल किया, उसके जो रिटर्न डाउन वैल्यू था उससे ज्यादा में सेल किया, तो आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, और प्रॉफिट आप कहां लिखते हो, क्रेडिट साइड में लिखते हो। लास्ट में है नेट लॉस, लॉस कब आएगा, जब डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो आपको क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं लास्ट आइटम, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा गया है दैट इज कैपिटल, और कैपिटल के साथ में यहाँ पर है पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। ठीक है, तो आपको ऐसे इनर कॉलम में लिख करके उसका फिर क्या लेना है, टोटल ले लेना है। देन करंट अकाउंट, ये हम बाद के पीरियड में डिस्कस करेंगे करंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर मैं लूंगा। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व ये है सेविंग ऑफ द फर्म, फर्म ने कुछ अमाउंट सेव करके रखा हुआ, पैसे बचा करके रखे हुए ताकि वो फ्यूचर में काम आए। तो ये सर लायबिलिटी साइड क्यों है? क्योंकि ये पैसा कहां से बचा है? ये पैसा बचा है प्रॉफिट में से, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, एक्चुअली प्रॉफिट का पूरा हिस्सा किसको जाना चाहिए? पार्टनर को जाना चाहिए। ठीक है, तो पार्टनर को नहीं दे करके हमने ये फर्म में ही रखा है। तो जैसे कैपिटल भी पार्टनर का होता है, वैसे ये जनरल रिजर्व भी किसका है? पार्टनर्स का है। तो कैपिटल भी लायबिलिटी है और जनरल रिजर्व भी लायबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा बिजनेस का नहीं है, ये पैसा पार्टनर्स का है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जो भी प्रॉफिट हमको होता है वो अलग से हम लोग यहाँ पर एक अकाउंट बना करके लिख सकते हैं। आपको पता है नेट प्रॉफिट जो होता है। ठीक है, बट अभी क्या होता है, ये हम लोग कंपनीज के अकाउंट में फॉलो करते हैं। जो अभी हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट है उसके अंदर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आइटम जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कंपनीज अकाउंट में फॉलो किया जाता है, यहाँ पर नहीं। ठीक है, लोन ऑन मॉर्गेज, आपने कोई चीज गिरवी रख दी है और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? लोन लिया हुआ है आपने, तो ये लोन का अमाउंट आपके लिए क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। बैंक से लोन लिया है, लोन फ्रॉम पार्टनर, किसी पार्टनर से लोन लिया आपने। बिल्स पेबल, बिल का अमाउंट पे करना बाकी है, इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है 12th में आपको, तो तभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग ये इतना ही समझते हैं कि कुछ बिल है, बिल का पैसा देना बाकी है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है करंट अकाउंट होल्डर को। 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखा हुआ है कि वो बैंक अकाउंट से, वो अपने बैंक अकाउंट से एक्स्ट्रा विड्रॉल कर सकता है, जितना उसका बैलेंस है उससे ज्यादा वो विड्रॉ कर सकता है, जिसका लिमिट 3 मंथ्स का होता है। 3 मंथ्स में आपको वापस से पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है ये करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक टाइप का क्या हो गया? स्मॉल लोन हो गया, छोटा लोन हो गया, जिसको आपको 3 महीने में पे करना पड़ता है। सन्ड्री क्रेडिटर, ऐसा क्रेडिटर जिसको पे करना बाकी है, ऐसा पर्सन जिसको पे करना बाकी है, तो सन्ड्री क्रेडिटर वो हो गया। ऐड और लेस कर रहे हैं, उसमें एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, अगर आपको कोई डिस्काउंट मिला है क्रेडिटर पे तो आप वहां से लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो पे करना बाकी है, जैसे वेजेस आपका अगर पे करना बाकी है तो यहाँ पे आ जाएगा, सैलरी पे करना बाकी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पैसा पे करना बाकी, जो कोई भी पेंडिंग अमाउंट है वो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखना है। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या हो गया? सर ये तो इनकम है, और इनकम हमने लायबिलिटी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये एडवांस है। आपको भी पता है कोई व्यक्ति अगर आपको एडवांस देता है, क्यों देता है? ताकि आपको वो चाहता है कि आप वो उसको कोई गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करो, और अगर आप वो गुड्स और सर्विस उसको प्रोवाइड नहीं करते तो ये एडवांस आपको वापस मिल जाएगा, है कि नहीं? तो एडवांस क्या होता है? एडवांस इनकम तब तक नहीं है जब तक उससे रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई हो। ठीक है, तो यहां पर भी इस साल के लिए ये हमारे लिए क्या है? एडवांस है। हमको अभी तक पता नहीं कि हमने उसको सर्विस दी नहीं, या गुड्स हमने पे किया है, या गुड्स हमने उसको दिया है या नहीं दिया है, इसके लिए तब तक हम इसको कहां लिखेंगे? एडवांस में लिखेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, कोई टैक्स वगैरह हमें पे करने के लिए आया है जो अभी तक हमने पे किया हुआ नहीं है, तो पे नहीं किया तो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। असेट साइड में आ जाते हैं। असेट साइड के ज्यादातर आइटम आपको पता है। फर्स्ट है गुडविल, गुडविल क्या होता है? नेम, फेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका मार्केट में वैल्यू होता है, तो गुडविल आपको यहाँ पर लिखना है। इन केस ऑफ गुडविल इज गिवन इन द क्वेश्चन। लोन एंड बिल्डिंग, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये क्या है? आपका असेट है, प्रीमाइसेस वगैरह वो सारी चीजें आ जाती हैं। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर,
तो फर्नीचर जो चेयर है, टेबल है, आपके यहाँ पर वुडन वर्क किया हुआ है, वो फर्नीचर में आ गया। फिक्सचर क्या होता है? ऐसे वुडन वर्क जो फिक्स है ना, जैसे बोर्ड होता है या पार्टीशन डाला हुआ है तो वो लकड़ी का है तो उसको फिक्सचर बोलेंगे। इक्विपमेंट, कोई मशीन है, टूल्स है, डिलीवरी मोटर वैन, पता है आपको। लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रीमिसेस। लीज होल्ड का मतलब क्या हो गया? जो हमने रेंट पे लिया, लॉन्ग टर्म, मतलब 15-20 साल के लिए अगर हम लोग कोई रेंट पे चीज लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लीज होल्ड, ठीक है। और फ्री होल्ड का मतलब हमारा खुद का, जो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी। तो लीज होल्ड क्या हो गया? जो हमने रेंट पे ली है फॉर मोर देन 5-6 ईयर्स। और फ्री होल्ड का मतलब क्या हो गया? यस, फ्री होल्ड मतलब हमारा खुद का है, ये हमने किसी से रेंट पे नहीं लिया है, तो ये एसेट हो गया। पेटेंट्स, पेटेंट्स का मतलब क्या होता है? आपका कोई इन्वेंशन है, जैसे आपने कोई मेडिसिन बनाई है या कोई आपने फॉर्मूला बनाया हुआ है, तो उसका आप क्या करा लेते हैं? पेटेंट्स करा लेते हैं। और पेटेंट्स एक बार आपने करा लिया तो किसी दूसरे को जब आप इसको दोगे तो उसका पेटेंट का प्राइस मिलता है, तो आपके लिए क्या हो गया? ये एसेट हो गया, ठीक है। लूज टूल्स, पकड़, पाना, हथौड़ी, ये जो स्क्रू ड्राइवर वगैरह सब हैं, तो ये जो टूल्स है उसको बोलते हैं लूज टूल्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, तो आपके पास एक्सेस अमाउंट है तो आपने कहीं शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करके रखा है या एफडी वगैरह बना के रखी है तो वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, ये क्या होता है? स्टोर्स, तो जो भी स्पेयर पार्ट वगैरह आप रखते हो, किसी ऑटोमोबाइल कंपनी है तो उसने कुछ पार्ट्स वगैरह रखे हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेयर पार्ट्स बोलेंगे, तो उसका अलग से अकाउंट बनाया गया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब जो एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, आउटस्टैंडिंग मतलब जो पे करना चाहिए था लेकिन अभी तक पे किया नहीं है, ऐसे खर्चे। लोन्स एंड एडवांसेस, आप किसी को लोन और एडवांस दे रहे हो, किसको दोगे? ज्यादातर वेज हम क्या करते हैं, जो वर्कर है उनको और जो एम्प्लॉय है उनको ये लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं। तो लोन है तो हमारे लिए क्या हो जाता है? एसेट हो जाता है, क्योंकि इसका पैसा मिलने वाला है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा था, सिमिलरली हम लोग को असेट में लिखना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा असेट भी है, ठीक है। तो ये जो एंट्री है ज्यादातर एडजस्टमेंट में आती है, और एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है। तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड। सन्ड्री डेटर, डेटर जिससे पैसा लेना बाकी है। कोई एडजस्टमेंट रहेगा, जैसे न्यू बेड डेट्स, कुछ नए लोगों ने, नए कस्टमर ने हमको बोल दिया पैसा नहीं देंगे, या हमने किसी को मान के रखा है शायद वो पैसा नहीं देगा तो रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस का पैसा मिलना बाकी है। याद होगा आपको, हमने एग्जांपल लिया था, हमारा 10,000 का जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया इन फायर, आग लगने की वजह से। तो 10,000 का जो वैल्यू हम कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और अगर उसका इंश्योरेंस का पैसा हमको 6,000 मिलने वाला है तो वो जो 6,000 है वो हम लोग यहाँ असेट साइड में लिखेंगे। और जो 4,000 का लॉस हुआ था वो हम कहाँ लिख रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिख रहे थे, ठीक है। तो ये जो इंश्योरेंस का पैसा अभी तक मिला नहीं है, मिलेगा, इसके लिए हमने इसको कहाँ मेंशन किया? बैलेंस शीट में असेट साइड। बिल्स रिसीवेबल, बिल का पैसा मिलने वाला है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। और लास्ट में पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये यहाँ पर एक मिस्टेक की गई है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्रेडिट आप क्या लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है तो आपको इसको कहाँ लिखना पड़ता है? एसेट साइड में लिखना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इतना पैसा पार्टनर से लेना बाकी है, ये नेगेटिव बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। और अल्टीमेटली हमारा बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? टैली होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने कवर किया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसके सारे के सारे आइटम डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको फिर से घर पे क्या करना है? उसको गो थ्रू करना है, और इन केस ऑफ डाउट यू कैन अप्रोच मी। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।